हमें 5:30 से लगानी पड़ती, तो 6:30 पे टाइम मिल जाता है। तो जिस दिन भी टाइम मिले अपन को मेहनत तो बहुत करनी ही है बेटा, और लगातार अपन लोग बच्चे मेहनत कर भी रहे हैं, है ना। तो दोस्तों आज हमें पढ़ना है, हेडिंग लगाएंगे अनुगमन वेग के लिए व्यंजक। आज का हमारा टॉपिक है अनुगमन वेग के लिए व्यंजक। जो कल पढ़ा था बेटा वो धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है। तो स्वाति को ये समझना चाहिए कि व्यंजक अलग चीज है और संबंध अलग चीज है। ओके, अब बेटा देखो, इसमें कोई दुराय नहीं है कि ये टफ है, पेपर में भी आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो समझ में आएगा ना मुस्कान, तो एक बार में आ ही जाएगा, ठीक है। फिर बाकी तो अपन को 2 से 3 बार मिलता ही है। एक बार से पहले पूरा समझाते हैं, ठीक है, मेन चीजें, जो मेन चीजें हैं, फिर लिखवाते समय बीच बीच में समझाते हैं। हर एक दिन जो हमारा जो हर एक दिन है वो ऐसे ही बटा हुआ है, ठीक है, कि रोज हम आएंगे, एक टॉपिक अच्छे समझेंगे। उज्जवल देखो बेटा, ये थोड़ा माइक हल्का धीमा कर दो, हल्का सा धीमा, या फिर मैं यहां से चीची की आवाज आ रही है। अब देखो, अब तो नहीं आ रही चीची की आवाज ना, थोड़ा सा तेज कर दो। आपने यहां से भी धीमा, एक मिनट हम यहां से करते हैं। अब ठीक है बच्चों, चीची की आवाज आ रही, शायद माइक थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, शायद, पता नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आता रहेगा। तो ये अपना तार है, जब तक बैटरी कनेक्ट नहीं है, बैटरी क्या नहीं है, कनेक्ट, तो क्या कर रहे हैं इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन, कोई यहां जा रहा है, कोई यहां जा रहा है, कोई यहां, जिसको जहां जाना है वो वहां जाएगा, ठीक है। इसकी दिशा बदल जा रही। सोचो यहाँ पे एक धन आयन है, यहाँ पे एक क्या है, धन आयन, तो ये इसमें लगा और घला, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। बदलने के बाद ये यहां आएगी। इतना ही जो इसमें टाइम लगा है इसको बोलते हैं टाउ, विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो सपोज आप यहां पे स्पीड u1 है, तो टक्कर के बाद हो सकता है u2 हो जाए, फिर अगली टक्कर के बाद क्या हो जाए, u3। ये u1 है, जो u2 है, जो u3 है, ये सारे हैं तापीय वेग। क्या है, क्लियर है बेटा। अब देखो कि जब बैटरी लगाते हैं तब क्या होता है, 2 चीजें समझ में आई, एक इलेक्ट्रॉन इसमें घल रहा, उसमें घल रहा, इसमें घल रहा, ठीक है। तो अपन ये मान के चलते कि संघट्ट प्रत्यास्थ सो हमेशा u1 ही है, हमेशा क्या है, लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन का तो u2 होगा ना, तीसरे का क्या होगा, u3, ठीक है। चलो, और जैसा कि अपन बोल सकते हैं बेटा कि वेग अलग अलग टक्करों में अलग अलग हो सकता है, अपन किसी एक टक्कर की बात कर रहे हैं, ये तो क्लियर है कि अलग अलग इलेक्ट्रॉनों का अलग अलग होगा। तो जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन अपन पकड़ लेते हैं और ये यहां जा रहा था u1 वेग से, कितने वेग से, वेग से। आपने लगाई बैटरी, V वोल्ट की बैटरी है, इस तार की लंबाई मान लो L है, तो इसके अंदर आ गया एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर V/L। विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है प्लस से माइनस, ये कभी मत भूलना, कहां से कहां होती, प्लस से E वेक्टर, ठीक है। अब बच्चों ये जो विद्युत क्षेत्र है, ये जो क्या है आपका विद्युत क्षेत्र है, ये बल तो लगाएगा, पर कैसा लगाएगा, विपरीत दिशा में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना, और इलेक्ट्रॉन ये माइनस से क्या होता है, प्रतिकर्षित। तो ये बात मैं कल भी कहूं, तो बल तो लगेगा पर कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में। जनरली जो बल होता है वो होता है Q × E, क्या होता है, पर चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन है इसलिए रहेगा -E × E, वेक्टर जरूर लगाए, ऋण चिन्ह ये बताएगा कि बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा, विद्युत क्षेत्र ऐसा है तो बल ऐसा लगे। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसा जा रहा था, ऊपर, और अब इस पे बल कहां लग रहा है, यहां। आई बात समझ में। तो ये जो इसको मिला, ये घटक कौन सा घटक है, क्षैतिज घटक। अब बताओ क्या इलेक्ट्रॉन तुरंत ऐसा जाने लगेगा, नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन ना ऐसा जाएगा ना ऐसा, ये जाएगा परिणामी। क्या जाएगा, मतलब ऐसा थोड़ी कि बल लगाओ सीधा हो गया, ऐसा जा रहा था सीधा हो गया। एक कार भी है, अगर ऐसी जा रही हो, आप धक्का करोगे तो हल्की स्लाइड ही होगी कि सीधी मोड़ के सीधी निकल जाएगी। आप खुद सोचो मेरी बात को। तो ये परिणामी बल आपने कक्षा 12 में पढ़ा है। तो ये ऐसा जा रहा था, विद्युत क्षेत्र ने बोला इस तरफ जा, तो ये ऐसा गया। और ये जो घटक मिला है,
ये विद्युत क्षेत्र के कारण मिला है। किसके कारण मिला है? इसी को हम अनुगमन वेग बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? लेकिन इसमें एक लफड़ा है। लफड़ा ये है कि तापीय वेग बहुत ज्यादा है। तापीय वेग क्या है? बहुत। तो जनरली ये जो घटक है ये तापीय वेग की तरफ बढ़ो। अब जब ये घलेगा किसमें? धनावेश, तो ये घटक 0 हो जाएगा। ये घटक क्या हो जाएगा? फिर वो ससुरा यहां आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? घला तो यहां आएगा, लेकिन फिर भी इसको कौन देगा घटक? विद्युत क्षेत्र, नया घटक। फिर परिणाम भी निकलेगा यहां, तो फिर वो यहां आ जाएगा, फिर यहां गलेगा, फिर यहां जाने लगेगा, लेकिन फिर उसको घटक देगा। तो धीरे 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 करके सारे इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं? उस तरफ। लगातार हर टक्कर के बाद इसको क्या मिलता जाता है? घटक मिलता जाता है। तो जा तो उल्टा सीधा रहा है, लेकिन धीरे धीरे इस साइड भी। तो इसलिए मैंने आपको बताया था, इससे मैंने आपको बताया था कि ना तो पथ सरल रेखीय बचता है क्योंकि हल्का सा मुड़ जाता है ना, और ना ही सारे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में। लेकिन अगर सबको टोटल बात करें, औसत बात करें, तो सारे इलेक्ट्रॉन जा तो उस तरफ ही रहे हैं। क्या सभी को ये कहानी समझ में आई कि कैसे इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन, इतने सारे इलेक्ट्रॉन तो अपन को लगता है कि मुंह। इस सिद्धांत को गैस सिद्धांत भी कहते हैं। जो हमने को मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल बनाया, ये मुक्त अणु सिद्धांत है, मुक्त अणु गति का सिद्धांत है गैसों में। कि जब गैस फ्लो करती है तो जैसे मान लो एक पाइप से गैस ऐसी आ रही, आपके सिलेंडर की ऐसी आ रही, लेकिन जरूरी नहीं कि उसे कण सब लाइन से चल रहा है। मान लो एक सिलेंडर की नली, ये सिलेंडर है और ये गैस रखी, तो गैस कहां कौन सी दिशा में जा रही है? ऐसी। क्या गैस के सारे अणु ऐसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे नहीं, वो तो ऐसे 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 होते रहते हैं। वही सिलेंडर, वही इसमें है, ऐसे 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 होते रहेंगे, लेकिन बढ़ेंगे सब कहां? इस तरफ। जब बैटरी लगी तो वहां ऐसे ऐसे होते रहेंगे और आगे बढ़ने की कोई चांस नहीं है। और बैटरी में धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि इतना ज्यादा टाइम क्यों लग जाता है। मैंने आपको बताया था अनुगमन वेग का मैक्सिमम मान होता है 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये बहुत मुश्किल है अचीव करना। असली वो होता है कि 10 सेकंड में कितना चलेगा? 1 सेकंड। तो अब आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रॉन इतने स्लो क्यों चलते, क्योंकि वो आगे बढ़ ही नहीं पाते, उसके पहले वो घल जाते हैं। प्लस जो घटक तापीय वेग का है 10⁶ याद आया, वो काफी ज्यादा। लिटरली हम इतनी बड़ी बैटरी थोड़ी लगा रहे हैं। तो जो ये घटक मिल रहा है, जो उसको लेके जा रहा है, वो कौन ने दिया है? बैटरी ने दिया है। किसने दिया है? बैटरी। उसी को अपन क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग। गलत जवाब। इसको तो अपन वेग ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेग। जो V1 रहेगा एक इलेक्ट्रॉन का, दूसरे का V2, तीसरे का V3, और मान लो n इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? तो उन सब का जो औसत निकलेगा, क्या निकलेगा? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। वो औसत वेग कहलाएगा अनुगमन वेग। क्या कहलाएगा? तैयार हैं तो सारे बच्चे? इतना कंसेप्ट समझ में आया पहले कि नहीं बताओ? तो मान लीजिए कि एक कोई इलेक्ट्रॉन अपन ने लिया, उसका तापीय वेग है U1, स्टार्टिंग वेग क्या है? U1। तो स्टार्ट करते हैं अपन, समझते हैं, गजब समझेंगे, बहुत शानदार समझेंगे। अपन ने एक तार लिया, इसके अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल क्या है? A है, लंबाई क्या है? L है। इसके इलेक्ट्रॉन मस्त तापीय वेग से गति कर रहे हैं, तो होते घल रहे हैं। अब तन्वी बेटा, ये अपन ने बैटरी लगाई V, तो कितना विद्युत क्षेत्र आ गया? V/L। सभी को ये बात पता है? अरे बता दो यार। सर आपने तो ये बताया था V बराबर एक्सीलेंस, वोल्टेज बराबर एक्सीलेंस। हाँ, यहाँ दूरी x की जगह क्या है? तो E का मान क्या आ जाएगा? V/L। तो V/L विद्युत क्षेत्र आ गया। अब J इलेक्ट्रॉन जो है, मान लीजिए कि इसका तापीय वेग क्या है? U1। अब भी घल के आया है, अब भी इसमें घल के आया है, और घलने से इसको ये ना मारिए अपन ने, तो वापस वेग मिलेगा। तो मान लो इसको कितना वेग मिल गया? U1। कितना मिल गया? जब तक ये दूसरे में घलेगा, मान लो उसमें कितना समय लग गया? τ1। वेग कितना मिल गया तन्वी? U1। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसको ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बल क्या होता है? Q × E। बोलो भैया, बस यहां पे हो जाएगा क्या? माइनस। वेक्टर लगाना है, वरना माइनस कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि सदिश राशियों में चिन्ह लगाना जरूरी होता है। चिन्ह केवल ये बता रहे कि बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के, मतलब बल विद्युत क्षेत्र ऐसा है तो बल ऐसा लग रहा है। अब ये है क्या? बल देता है त्वरण। क्या देता है? आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, F = ma। बोलो हाँ कि ना? तो यहां से त्वरण F बराबर क्या आएगा? F/m। और जब रुकने का हो 20 मिनट हो जाए, उज्जवल फोन वाले, जब 20 मिनट हमने बता दिया तुम्हें कि जब तुम्हें लगे तो हम बता रुक जाएंगे। चलो, तो A बराबर क्या होता है? F/m। F/m। तो A बराबर -E वेक्टर अपॉन M। ये हो गया आपका त्वरण। ये क्या हो गया? त्वरण। ये त्वरण इसके लिए एक नया वेग बनाएगा। क्या बनाएगा? एक, और वो इस सूत्र से लिख लेगा V बराबर,
U प्लस ए टी, बोलो हाँ कि ना। अब चूंकि त्वरण किस किस पे निर्भर कर रहा है, त्वरण डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉन पे, आवेश पे, जो कि कभी बदलेगा नहीं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तार के अंदर विद्युत क्षेत्र एक समान होता है, इसलिए सबके लिए, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, हर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एक समान होता है। तो चाहे वेग सबके अलग अलग हो, पर त्वरण सबको एक सा मिलेगा, पहले को भी, दूसरे को भी, तीसरे को भी। तो ये मैं पहले के लिए लिख देता हूं, V1 बराबर U1 प्लस A T1, टी सॉरी टाउ, समय क्या बोलते हैं, टाउ 1, इस टक्कर और इस टक्कर के बीच में लगा समय। अब आप मुझे बताइए कि अगला इलेक्ट्रॉन जो हम लेंगे उसका वेग क्या U1 ही रहेगा? लिटरली पता नहीं, क्योंकि जो टकरा के जिससे आया उससे डिपेंड करता है, तो मान लीजिए U2। अब बताइए क्या उसका त्वरण A ही रहेगा? क्यों रहेगा? कि इलेक्ट्रॉन तो वो भी है, आवेश तो उस पे E ही है। बेटा आप यहां बैठ जाओ, अगर आपको दिख नहीं रहा हो, आपसे बोल रहे हैं, इनकेस बैठने से पहले थोड़ा ध्यान दिया करो। तो हाँ, मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रॉन है तो आवेश तो वही है, इसके बाद द्रव्यमान तो इलेक्ट्रॉन सबका एक सा होता है, और विद्युत क्षेत्र, तो ये रहेगा, ए ही रहेगा। अब बताओ टाउ बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अब वहां 1 लगाया तो ये मत बोलना, नहीं बदलेगा। मतलब तुम्हारे हिसाब से परमाणु जमे हैं भैया, कुछ पास हो सकता है। सबसे बड़ी बात ये नहीं पता जो एक में घलने के बाद किस में घलेगा, तुम्हें ये पता है? हो सकता थोड़ी ज्यादा दूरी, हो सकता थोड़ी कम, तो भैया शांति काल तो बदलेगा। नहीं आया समझ में? पक्का समझ में आया? तो ये हो गए आपके, ऐसे बहुत सारे निकाल लेंगे अपन Vn तक, Un प्लस A टाउ n, बोलो हाँ कि ना। अब बच्चों सॉरी, अब अपन को निकालना है औसत, क्योंकि जो औसत वेग कहलाता है वही कहलाता है अनुगमन वेग। एक नियत औसत वेग से गति करने लगते हैं कि सब इलेक्ट्रॉनों का वेग अलग अलग है, जा तो सब उस तरफ रहे, तो औसत निकालते हैं। औसत निकालने के लिए अपन V1 प्लस V2 प्लस V3 इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और भाग आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। कितने आंकड़े हैं? n। बच्चों V1 का मान बताएंगे गुस्से में जल्दी से, U1 प्लस A टाउ 1, अगला U2 प्लस A टाउ 2, ऐसे खूब सारे हो जाएंगे, और आखिरी में Vn प्लस A टाउ n और अपॉन में n। प्यारे बच्चों U1 प्लस U2 प्लस U3, समझ रहे हो? सब अलग से लिख लिए, UN तक नहीं लिख सकते? अरे हाँ ना, कुछ बोलो यार। ओके, इन सब में से A क्या आ जाएगा कॉमन, A टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 डैश 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 टाउ n। प्यारे बच्चों इस ये जो n है इसको दोनों के बटे में लिख लेते हैं, U1 बोलना पड़ेगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 UN। U क्या था? U1 तापीय वेग, क्या था? पहले का तापीय वेग, दूसरे का तापीय वेग, तीसरे का, सबका का औसत का। बताओ औसत तापीय वेग क्या होता है? 0। मैंने को बताया था कि औसत तापीय वेग क्या होता है? 0, कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकली कहीं तापीय वेग के कारण जा तो नहीं रहा। तो अब यहाँ पे थ्योरी का नॉलेज होना बहुत ज्यादा। थ्योरी पढ़ाई थी परसों, उस दिन तो सब आए थे, उस दिन तो सारे आए थे। तो ये अपना क्या हो गया? 0। अगला ये है A और ये है टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3, कहां तक? टाउ n तक। तो ये सारे समय का क्या है? औसत। और औसत समय को बोलते हैं विश्रांति काल। क्या बोलते हैं? तो ये आ गया आपका A प्लस इस औसत को लिख लेंगे अपन टाउ। क्या लिख देंगे? क्या सबको समझ में आया? तो बच्चों जल्दी से अनुगमन वेग VD का सूत्र बता दीजिए, बस A का मान रखना है, बात खत्म हो जाएगी। A का मान क्या है? माइनस EE अपॉन m इंटू टाउ। और यही अनुगमन वेग का व्यंजक है। यहाँ ऋण चिन्ह यह बताता है कि अनुगमन वेग की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। न्यूमेरिकल में हम माइनस नहीं लगाएंगे। क्या सभी को समझ में आया? अब बताइए ईमानदारी से, टफ है कि नहीं? अच्छा बताओ, समझाने में टफ है कि नहीं? आपको समझ में आया? हम इतनी मेहनत करके आते हैं किसी भी टफ क्लास में कि भाई आपको गजब समझ में आए। क्लियर हो गया? अपन लिखेंगे तो अपन को और बढ़िया समझ में आए। क्लियर हो गया स्वाति? अरे हाँ ना, कुछ बोल दे बहन। तो शुरू करें बेटा, हेडिंग लगाइए। अपन पेपर में लिखना भी तो पड़ता है, जैसा कि हम जानते हैं कि अब इस बार ब्लू पेन का कोई चांस हो नहीं रहा है, तो बड़ा भी डेरिवेशन आ सकता है और छोटा भी। तो सारे ध्यान सुने हो, देखना भी कितने नंबर में है, उसका भी छोटा बड़ा भी कर देते हैं डेरिवेशन। माना n लंबाई और A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले किसी चालक तार के सिरों पर B विभवांतर लगाया गया है, जिस कारण इस चालक तार के अंदर
प्रत्येक बिंदु पर एक समान विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो गया है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V/L लिखें। चलने दो चल, चित्र की जगह छोड़ दी बेटा। मैंने एक बनाया है, होते बहुत सारे समझाने के लिए। माना अच्छा ये किसकी, ये U1 है, ये U1 वेक्टर है और ये किसकी दिशा है, V1 की। ठीक है, लिखें लिखें। माना L लंबाई वाले किसी चालक तार के सिरों पर V विभवांतर लगाया जाता है, जिससे उस तार के अंदर प्रत्येक बिंदु पर एक समान विद्युत क्षेत्र E वेक्टर उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V/L। दिशा आपको पता होती, प्लस से कहां होती है, माइनस की ओर, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, E बराबर V/L। देखो इलेक्ट्रॉन तो जहां चाहे जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन तो जहां चाहे जा रहे थे, है ना। सॉरी, ये तीर वाला तीर मैंने उल्टा लगा दिया, ये टकराने के बाद। हाँ ठीक है, कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ता। तो मैं बोले थे जहां चाहे जा रहे थे, तो बेग कहां लगने लगा, इस तरफ, त्वरण लगने लगा। क्या लगा, त्वरण। त्वरण का मतलब बेग इस तरफ में, त्वरण इस दिशा में लग रहा है, तो ये थोड़ा सा हल्का सा क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, हल्का सा क्या हो जाएगा, फिर होते 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 वो आगे बढ़ेगा। तो अब अपन लिखेंगे कि ये जो विद्युत क्षेत्र, वो उस पे क्या लगाएगा, इलेक्ट्रॉन पे बल। इस पे नहीं, हर एक इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाएगा, बल। लिखें, ये बल किस दिशा में लगेगा, विद्युत क्षेत्र होता है प्लस से, और ये बल लग रहा है। लिखें, इस विद्युत क्षेत्र के कारण, इस विद्युत क्षेत्र के कारण चालक तार के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल कार्य करने लगता है। और उसके बाद बल का सूत्र बता देंगे। अगर आप अकेला F लिख रहे हैं तो कुछ नहीं है, F बराबर क्या होता है, Q इंटू, वो वाला भी नहीं है, Q इंटू E। पर यहां आवेश इलेक्ट्रॉन है, तो अगर आप ये माइनस लगाओगे तो आपको वेक्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि बल एक सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि में चिन्ह क्या बताता है, दिशा। लिख लीजिए, यहां ऋण चिन्ह इस बात का द्योतक है, मतलब सूचित करता है। यहां ऋण चिन्ह इस बात का द्योतक है, जरूरी नहीं है कि वो चला हो, कोई बात नहीं। यहां ऋण चिन्ह इस बात का द्योतक है कि बल और विद्युत क्षेत्र की दिशाएं परस्पर विपरीत हैं। बल और विद्युत क्षेत्र की दिशाएं परस्पर कैसी हैं बच्चों, विपरीत है। सॉरी, अब देखिए
बल के कारण इलेक्ट्रॉनों को क्या मिलता है? त्वरण मिलता है। क्या मिलता है? त्वरण के कारण उनकी गति बढ़ती नहीं है, क्योंकि वो टकरा के फिर वो खो देते हैं। मैंने आपको बताया, लेकिन एक टक्कर की तो बात हो ही गई। तो लिखेंगे अगला लाइन में, अगला पैरा में, यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, हर टक्कर के बाद उसको फिर से त्वरण मिलेगा। हर टक्कर के बाद उसको फिर से क्या मिलेगा? त्वरण मिलेगा। सोचो, आप गाड़ी में एक्सीटर ले रहे हो, फिर गाड़ी बंद हो गई, फिर आप फिर से ले रहे हो, फिर गाड़ी बंद हो गई, फिर से ले रहे हो, फिर तो इसमें स्पीड कैसे बन पाएगी? मैंने आपको क्वेश्चन कराया था ना कि त्वरण लगता है फिर भी गति बढ़ती क्यों नहीं है, इसलिए। तो क्या लिखा? यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है तो उसमें उत्पन्न त्वरण, अभी बच्चों को पता होता है त्वरण का सूत्र होता है बल बटे द्रव्यमान, बल बटे त्वरण आ जाएगा आपका माइनस ई वेक्टर अपॉन m। त्वरण बहुत जरूरी है। क्लियर सभी लोगों ने? लिखेंगे इस त्वरण के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों को तापीय वेग के साथ विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक अतिरिक्त वेग घटक, मतलब ये देखो, ये तो था ही, साथ में ये भी मिला अतिरिक्त वेग घटक, ताकि परिणामी ये आए। ये तो था ही, साथ में क्या मिला? ये मिला। एक अतिरिक्त वेग घटक भी प्राप्त हो जाता है, परंतु अगली टक्कर के बाद यह अतिरिक्त वेग घटक को खो देता है। कौन खो देता है? इलेक्ट्रॉन। फिर से मिलेगा उसको, त्वरण तो हमें सेम लगना है साथी, तो को खो देता है। इसीलिए त्वरण विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती नहीं हो पाता है। इस बात को तुम्हें याद रखना चाहिए बेटा, क्योंकि सूत्र से अगर हम देखें, इसीलिए त्वरण विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। देखो बेटा, अगर वंशिका हम सूत्र से जाएं तो क्लियर दिख रहा है कि ए समानुपाती किसके है? ई के। होगा भी, लेकिन उस टक्कर के दौरान ही। टोटल अगर देखा जाए तो ए ई के समानुपाती। सोचेगा तो बंदा वही कि जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र लगाओगे उतना ज्यादा क्या लगेगा? बल। तो उतना ज्यादा क्या बढ़ेगा? वेग बढ़ेगा। तो लेकिन बीच बीच में कहां रखे हैं? धन आयन। सो टकरा टकरा खेल खत्म। तो ओवरऑल देखा जाए तो त्वरण विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती नहीं होता। तो लिटरली सीबीएसई के पेपर में ही ये लिखा ही आया था कि ए वेक्टर बराबर ये, तो क्या त्वरण विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती? बच्चे तो वहां ही लिखेंगे। लिखें, माना U1 वेक्टर तापीय वेग वाले, U1 वेक्टर तापीय वेग वाले किसी इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत, दो टक्कर तो बहुत सारी होती हैं, तो मान लो 5वीं टक्कर और 6वीं टक्कर के बीच लगा समय है। दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय τ1 है।
टाउ 1 है, तब इस इलेक्ट्रॉन का वेग कौन बताएगा बेटा? v1 बराबर u1 प्लस a टाउ 1। फिर अब बार बार नहीं लिख सकते स्वाति, इसलिए लिखेंगे इसी प्रकार v2 बराबर u2 प्लस a टाउ 2, v3 बराबर u3 प्लस a टाउ 3। फिर एक लाइन लगाएंगे डैश 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 कि मान लो n इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? un प्लस a टाउ n। अब निकालेंगे समस्त मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, औसत जिसको अपन क्या कहते हैं लिटरली? अनुगमन वेग। क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग। vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट, उसके लिए इन सब का औसत निकालेंगे। औसत निकालने के लिए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब बच्चों समय आ गया मेहनत करने का, जल्दी से v1 का मान बोलिए मेरे प्यारे बच्चों। u1 प्लस अल्फा टाउ 1, अल्फा सॉरी u2 प्लस a टाउ 2। अब v3 नहीं लिख रहे, un प्लस a टाउ n अपॉन n। स्वाति बेटा u1 प्लस u2 प्लस डैश कहां तक? un, ये अलग, और अल्फा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस कहां तक? टाउ n। अरे वो हमें क्या पता, भूलने की आदत है। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए दोनों के बटे में क्या लिख देंगे? n। अब यहां ध्यान से देखें, ध्यान समझें आप, ये मेन चीज है। ये है औसत तापीय वेग। आवाज ही नहीं आ रही, अल्फा। और इस औसत समय अंतराल को बोलते हैं, अरे तेरी नाश हो जाए, विश्रांति काल। क्या? बच्चा जानता है कि औसत तापीय वेग क्या होता है? 0। विश्रांति काल को अपन क्या लिखते हैं? टाउ, और ये हो गया a। बस अब a का मान और रखना है तो बात खत्म। क्या है a का मान? माइनस ई अपॉन एम। ये QE अपॉन एम से आपको आसानी से याद हो जाएगा, टाउ इंटू टाउ। यही अभीष्ट व्यंजक है, और यहां ऋण चिन्ह यह बात प्रदर्शित करता है कि अनुगमन वेग की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत है। क्लियर है दोस्तों? इजी लगा कि नहीं लगा? लिटरली भाई ने जान लगा दी, चलो कर लो। देखिए अब देखिए जो सूत्र है, ये दिशा पर आप लोगों ने लिखा ना कि यहाँ ऋण चिन्ह इस बात को प्रदर्शित करता है कि अनुगमन वेग की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत है। यहाँ पे कुछ बातें हो सकती हैं कि E और M क्या है प्रियांशी? नियत है। एक प्रकार से टाउ विश्रांति काल है, औसत वो भी नियत है, उसका मान भी होता है। तो VD समानुपाती क्या आना चाहिए? E। ठीक है, तो मतलब समय पे वेग निर्भर नहीं करता, 10⁻² रहेगा। हाँ, मैं बात कर रहा था यहाँ के कि अगर हम औसत चाल की बात करें या परिमाण की बात करें, केवल किसकी? ये तो औसत वेग है। औसत चाल की बात करें तो वो केवल आएगा बिना चिन्ह के E/m इंटू टाउ। इसके बाद आ जाता है अनुगमन वेग का मात्रक। तो बेटा भगवान ने तो बनाया नहीं है, वेग तो वेग है। वेग तो इतना दुख है कि अगर मैं बच्चों को ये नहीं पढ़ाऊं तो पहले वो इस चित्र में लिखेंगे कूलाम, फिर विद्युत क्षेत्र का न्यूटन प्रति कूलाम, फिर समय का सेकंड, फिर द्रव्यमान का, फिर आवेश का कूलाम को खोलेंगे। कूलाम को क्या करेंगे? कूलाम का मतलब होता है ना। तो ऐसे करते 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 मतलब बहुत आगे। तो मैं एक जस्ट फॉर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, आप पहले सुन लेना। कोई है? पहले अपन आपको कठिन बता देते हैं। ये क्या है? इसका क्या है? कूलाम। आवाज नहीं आ रही, क्या है? और इसका न्यूटन प्रति कूलाम, समय का सेकंड, द्रव्यमान का किलोग्राम। कूलाम से कूलाम, न्यूटन बल माने MA, और द्रव्यमान M का क्या होता है? किलोग्राम। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम से किलोग्राम। अब J बचा केवल मीटर बटे सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड। सेकंड से सेकंड क्या बचा? अरे काय था, दुनिया को पता है वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो ऐसे करना नहीं है। वेग का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे दूरी का मीटर, समय का सेकंड।
मैं बस आपको निकाल के इसलिए बता रहा तन्वी कि अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अपन को थकना नहीं है। तो दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर और समय का हो जाएगा सेकंड। अब आया समझ में? क्या इस सूत्र से निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, लेकिन दुनिया भर का क्या होना चाहिए? नॉलेज। वो तुम जानते ही हो। तो सिंपली समझो, वेग माने वेग, तो अनुगमन वेग का मात्रक क्या होगा बेटा? मीटर प्रति सेकंड। आखिरी चीज आ जाती है विमीय सूत्र। क्या आ जाती है? ये तो नहीं पूछ रहे अनुगमन वेग कैसी राशि है, वेग कैसी राशि है? सदिश। अनुगमन वेग कैसी राशि है? सदिश। ये तो लिखवाना है वंशिका, वरना बच्चे मतलब घबरा जाते कि यार ये आ गया, सर ने कराया नहीं, फिर वो निकालते हैं सूत्र से। होशियार बच्चे, कमजोर चिक्का बन रहे, पता है मीटर प्रति कूलम स्क्वायर। चलो एम एल टी, तो एल टी क्या रहेगा? मीटर के लिए एल और टी -1, और एम पे क्या रहेगा? 0। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए कर लीजिए। चलिए बेटा, ये हो गया क्लियर। अब बच्चों हम सभी जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र ही अनुगमन वेग दे रहा है। विद्युत क्षेत्र ही क्या दे रहा है? अगर हमें ये चल जाए पता कि एक विद्युत क्षेत्र मतलब 1 न्यूटन प्रति कूलम का जो विद्युत क्षेत्र है, 1 न्यूटन प्रति कूलम का जो विद्युत क्षेत्र, वो कितना अनुगमन वेग देगा, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि एग्जांपल ले रहा हूं जो कि गलत है, क्योंकि आपको पता अनुगमन में बहुत कम होता है। मान लो 1 न्यूटन प्रति, सूत्र दिख रहा है आपको? सूत्र क्या होता है अनुगमन वेग का? ई टाउ अपॉन एम। हाँ, माइनस लग, अगर वेक्टर लगाएंगे तो माइनस लग जाएगा। आप खुद सोचिए, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, ये ई तो फिक्स ही रहता है, आवेश इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान में क्या होता है? फिक्स। कुछ मतलब कंडीशंस ऐसी बनती है अपन इसको भी औसत लेते हो, मतलब ये भी फिक्स ही है, सबका अलग अलग होता है, ये तो पता ही है। अब बचता क्या है? विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र ही ये डिसाइड करता है कि अनुगमन वेग कितना होगा। तो बच्चों 1 न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र लगाने मान लो 5 स्पीड मिलती है। कितनी मिलती है? तो बताओ 2 में कितनी मिलेगी और 5 में कितनी मिलेगी और 7 में? तो ये जो तुमने निकाल लिया ना 5, एक बड़ी कमाल की चीज है। एक बार चल गई तो टेंशन हमेशा की खत्म। इस कमाल की चीज को कहते हैं गतिशीलता। क्या कहते हैं? म्यू टी। एकांक विद्युत क्षेत्र के कारण जितना आपको अनुगमन वेग मिलेगा वो क्या कहलाएगी? गतिशीलता। अगर हम गतिशीलता का सूत्र निकालना चाहते हैं तो ई का मान क्या रख देंगे? 1, क्योंकि एकांक विद्युत क्षेत्र से जो, सुन लो यार क्या बोला, जो अनुगमन वेग मिलता है उसी को बोलते हैं गतिशीलता। बस कैपिटल ई का मान क्या रहता है? 1। सूत्र क्लियर है? पर ये सूत्र ऐसा नहीं बनाया जाएगा, ये ऐसा बनाया जाएगा। आपको पता है प्रति एकांक लंबाई प्रति समय में, तो अपन क्या करते हैं, जो अनुगमन वेग है उसमें काय का भाग दे देते हैं? विद्युत क्षेत्र की। तो ये क्या कहलाती है? गतिशीलता। अनुगमन वेग का सूत्र भी निकाला, ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम, तो ई से ई क्या हो जाएगा? कैंसर, और ये आपकी कहलाएगी गतिशीलता। क्या कहलाएगी? गतिशीलता। जब से एनसीईआरटी सिलेबस आया है तब से ही आई है, पहले अकेला अनुगमन वेग था। ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसका मात्रक, इसका विभेद सूत्र वाकई कुछ रहेगा करने लायक। हेडिंग लगाइए गतिशीलता। इंग्लिश में बोलते हैं मोबिलिटी, मन नहीं करना है, मोबिलिटी। मोबिलिटी इसमें लिखेंगे किसी चालक तार के सिरों पर इकाई विद्युत क्षेत्र लगाने पर, इकाई विद्युत क्षेत्र लगाने पर उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग गतिशीलता कहलाता है। लिखेंगे गतिशीलता, बोलिए बेटा, म्यू डी बराबर, भैया सामने लिखा है बोर्ड पे, वी डी अपॉन ई। जल्दी से यहां पे इस सूत्र तक पहुंच जाइए। ये सूत्र क्या है जरा बताइए, अच्छे से लिख दूं मैं। म्यू डी बराबर स्मॉल ई अपॉन एम इंटू टाउ। चलिए कर लीजिए, 1 2 3 जल्दी करो, 1 2 3, एक छांटा फ्री।
अब अपन आ जाते हैं मात्रक पे। किस पे आ जाते हैं? मात्रक। तो अगर हम इस सूत्र से मात्रक निकालें VD अपॉन E, तो बच्चों वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड और विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। कूलाम कहां जाएगा? ऊपर। कूलाम मीटर बटे न्यूटन सेकेंड, कूलाम मीटर बटे, फिर इसके बहुत सारे हो सकते हैं, पर मैं इस चीज को जल्दी प्रेफर नहीं करता हूं, मैं इसको प्रेफर करता हूं। ये वाला सूत्र देखिए, E अपॉन M इंटू टाउ। आवेश का मात्रक, आवाज ही नहीं आ रही है, इसका और इसका। तुम लोग लिख तो नहीं रहे? लिख तो नहीं रहे ना? जब तक हम नहीं बोले लिखा नहीं करो। कूलाम इंटू बटे किलोग्राम। समझ में आया? फिर समझ में आया ना? I इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T। तो फिर अपन एम्पियर सेकेंड लिख के एम्पियर सेकेंड इसको बहुत प्रकार के चेंज कर सकते, पर इतना काफी है। क्लियर हुआ? तो मैं इस सूत्र से ज्यादा इस सूत्र को इजी पड़ता है, कूलाम सेकेंड प्रति किलोग्राम। अब आ जाते अपन काय पे? विमीय सूत्र पे। किस पे जाते हैं? विमीय। तो बच्चा जानता है कि कम से कम आवेश का विमीय सूत्र रटा ही है। क्या है आवेश का विमीय सूत्र? अतुल तिवारी। द्रव्यमान का सबको पता है m, समय का t। m ऊपर जाएगा, m माइनस 1, l है नहीं तो l 0, t 1 और 1 2 तो स्क्वायर और a 1। समझ में आया? ये है टॉपिक, मतलब इसका गतिशीलता का सूत्र बहुत आता है, एनसीईआरटी के पीछे भी दिया हुआ है। ठीक है। अब बच्चों आपको पता है कि टाउ को बोलते हैं विश्रांति काल। क्या बोलते हैं? अब आप समझो एक नई चीज जो आपको बहुत काम में आएगी। ये क्या है? आवेश। ये क्या है? आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को कहते हैं विशिष्ट आवेश। क्या कहते हैं? जे थॉमसन ने नाम दिया था। जब हम इलेक्ट्रॉन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे नाम क्यों है। पहले इलेक्ट्रॉन पे आवेश नहीं आया था, पहले गणना हुई थी इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश की। किसकी गणना हुई थी? इलेक्ट्रॉन पे। उसके बाद मिली कौन की तेल बूंद विधि, उन्होंने तेल से क्या निकाला था? इलेक्ट्रॉन पे आवेश। फिर मान रख के इलेक्ट्रॉन का क्या निकाला? द्रव्यमान। और लोगों से पूछो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसे आया? कहीं दूर एक बहुत भयंकर तुला है, उस पर हवा भी रख दो तो उसका वजन भी आ जाता है। फिर एक इलेक्ट्रॉन उठाया और ऐसा रखा, दिखता है क्या? इलेक्ट्रॉन केवल एक ही इंस्ट्रूमेंट है, कैथोड रे ऑक्सीडेटर। तो कैथोड रे दिखती है, तो आपको जब पढ़ाएंगे तो कुछ दोनों प्रैक्टिस सिलेबस में नहीं, पर दिखाएंगे कैसे खोज हुई, लोग कैसे दिमाग लगाते हैं, जे थॉमसन ने कैसे लगाया। पर उसके लिए आपको विद्युत का और चुंबक का दोनों का भरपूर नॉलेज होना चाहिए। समझे? आज क्या हुआ, एक बच्चा हमसे पूछ रहा था, सर आपने ये सवाल नहीं कराया डोमेन रेंज वाला, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने कहा भी करा दे रहे। साइन एक्स का मान -1 से 1 होता है, फिर अपन -7 का गुणा कर दो दोनों में, तो 7 -7 आ गया, है ना। फिर 11 जोड़ दो, 11 और 7 18, 11 - 7 4, ये आ गया 11 - 7, बन गया फर्क 4 से लेके कहां तक? 18 तक। तो सर आपने कराया क्यों नहीं? ये तो डोमेन रेंज का सवाल है। हमने कहा तुम्हें कैसे पता कि साइन एक्स का मान -1 से 1 होता है? कि सर वो तो नहीं पता। हमने कहा बेटा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तब तो आएगा ना समझ में, तो हम तब कराएंगे जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दें। नीचे दिखाना किसी को तो कैसे भी दिखा सकते नीचे, समझ लो, लेकिन हम ऐसा नहीं पढ़ाते। तो बैठो तो निकलो। चलिए क्लियर हो गया दोस्तों। तो इसको नाम क्या बताया मैंने आपको? विशिष्ट आवेश। तो हिंदी में कह सकते हैं कि गतिशीलता, गतिशीलता बराबर विशिष्ट आवेश इंटू विश्रांति काल। ये 3-4 चीज जल्दी से लिख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत धारा और गतिशीलता में संबंध। नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत धारा और गतिशीलता में संबंध। और गतिशीलता में संबंध। देखो बेटा, आपने एक संबंध पढ़ा है I बराबर नेवडा, याद आया? नहीं पढ़ा है। कब पढ़ा है? कल। ठीक है, आप लोग चाहें तो मेरे पुराने YouTube वीडियोस भी देख सकते हो, उसमें बकायदा संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, I इज इक्वल टू एन ई इंटू वी डी इंटू ए। एन है प्रति एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की आवेश, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग और ए तार का क्षेत्रफल। ओके, अभी आपने गतिशीलता पढ़ी। गतिशीलता म्यू डी बराबर होता है वी डी अपॉन ई। वी डी बराबर म्यू डी इंटू ई, म्यू डी इंटू ई। अब
इसमें मनमान रख देंगे, हो गया संबंध। नहीं आया समझ में? अब इससे पहले कि आप अपनी बात खुशी के आंसू पूछें, बेटा जब ये पेपर में आएगा ना तो पहले ये निकालना पड़ेगा। ये निकाला था ना अपन ने, जिस दिन ये आया ना, देखो याद रखो 70% स्टूडेंट जो थोड़ी भी पढ़ाई कर रहे हैं वो विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध पढ़ के जाएंगे, क्योंकि इजी भी है और पेपर में भी आता है। कल ही तो कराया था, दिल्ली भूल गए। लेकिन अगर सोचो क्या आ गया, विद्युत धारा और गति, तो कितनी लाइनें और करनी उसके बाद, कितनी लाइनें? ये दो बस, ये भी नहीं लिखना पड़ेगा बहुत, ये तो अपन निकाल चुके होंगे। ये है मान इसमें रखने पर, तो उसके बाद आप ये कर लेंगे। क्या क्लियर है एकदम? अरे हाँ ना कुछ बोल ले भाई, क्लियर है एकदम? चलिए कर लीजिए संबंध। हो गया बच्चों? याद रखिएगा ये कभी नहीं आया है, हमेशा धारा और अनुगमन वेग में संबंध आता है। पर अगर इतना सा पता रहेगा कि अनुगमन वेग बराबर गतिशीलता इंटू विद्युत क्षेत्र, रिपीट करो, अनुगमन वेग बराबर गतिशीलता इंटू विद्युत क्षेत्र, तो हमारा काम क्या हो जाएगा? आसान। आज का आखिरी टॉपिक है, हेडिंग लगाइए, अर्धचालकों के लिए विद्युत धारा और गतिशीलता में संबंध। अर्धचालकों के लिए विद्युत धारा और गतिशीलता में संबंध। स्टार्टिंग में जब मैं आपको आवेश वाहक पढ़ा रहा था तो आप में से कई लोगों का नजरिया ये होगा कि सर ये फालतू टॉपिक पढ़ा रहे हैं और कोई ये नहीं पढ़ा रहा है। लेकिन मैंने कोई क्वेश्चन भी कराया था जो बकायदा नब्बूत के बीच, सॉरी शायद शिवलाल की बुक के पीछे दिया कि निम्नलिखित में धारावाहक बताइए, बकायदा धारावाहक सिलेबस में है। अब लोग नहीं, तो वो बात नहीं है। देखो बच्चों, अर्धचालकों में क्या होता है कि देखो जो इलेक्ट्रॉन है, कौन है अपने, वो कहां जाते हैं? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा। ऐसे नहीं जाते पता है, लेकिन अपन थोड़ा सा हल्का सा रैंडम ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज और होती है जिसका नाम होता है होल। क्या नाम होता है? होल एक पॉजिटिव कण है। क्या कण है? उसमें वो भी गति करता है, और वो प्लस वाला कण है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति। तो इसमें दो प्रकार के आवेशवाहक होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं होल। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। अब यहां पे जब संबंध आएगा तो वही अपना L लंबाई का और A अनुप्रस्थ काट वाला चालक तार है और V लगाया गया है ना। तो एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V अपॉन L। अब संबंध समझना है तो इसमें दोनों के कारण धारा बहती है। किसी कारण धारा बहती है? दोनों। ये अगर यहां से नहीं आएगा तो एक चैप्टर है अर्धचालक वाला। कौन सा वाला? ये वहां से आ जाएगा, कई बुक्स में उसमें भी दिया हुआ है, पर बाकी यहां पढ़ रहे हैं अपन। तो आप तो मुझे ये बताओ कि I बराबर क्या होता है? नेविटा। क्या होता है? अब जरा ध्यान से समझो, अर्धचालक कई प्रकार के होते हैं। किसी में होल और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। क्या होती है? बराबर। किसी में होल ज्यादा होते हैं, किसी में इलेक्ट्रॉन। जब अर्धचालक पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। मतलब ये नहीं कर सकते कि दोनों के लिए n ही ले लो, क्योंकि दोनों के लिए n अलग अलग हो सकता है। आवेश की बात करें दोनों पे E रहेगा, बिकॉज एक प्लस का है और एक है ना, जैसा प्रोटॉन वैसे इलेक्ट्रॉन। वेग निश्चित ही अलग अलग हो सकता है और इलेक्ट्रॉन का तार का क्षेत्रफल कभी बदलेगा नहीं। ध्यान से देखना, होल धारा, कौन सी धारा? N की जगह NH, V की जगह VH। बोलो समझ में आया? नहीं आया? अनुगमन वेग माने गतिशीलता इंटू विद्युत क्षेत्र की, आवाज नहीं आ रही, विद्युत क्षेत्र की, इसकी गतिशीलता को म्यूएच बोल देते हैं और विद्युत क्षेत्र तो एक समान ही रहता है। क्या सबको समझ आया? अब कौन में दम है वो इलेक्ट्रॉन के लिए बोलेगा। Ne इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये होलों की संख्या, ये इलेक्ट्रॉन। कभी कभी ये बराबर भी होती है लेकिन हमेशा नहीं होती, डिपेंड करता है कि निज अर्धचालक है कि वो बात में। आवेश E ही रहेगा, म्यू H की जगह म्यू E हो जाएगा, E ही रहेगा और A। समझ में आया? तो इसमें धारा होल के कारण ही बहती है और इलेक्ट्रॉन, तो कुल धारा I बराबर होल के कारण धारा प्लस इलेक्ट्रॉन के कारण धारा, तो होल NHE म्यू HE A प्लस NEE म्यू E इंटू A। क्लियर है? इसमें से E कैपिटल E और A सब में है तो वो क्या आ जाएगा? कॉमन। E कैपिटल E A, NH म्यू H, NE
म्यू ई, और यही अभीष्ट व्यंजक है। नहीं आया समझ में भाई, है कि नहीं? ये 5 नंबर में आया था एक बार उस चैप्टर से, अर्धचालक वाले से, कोई भी नहीं बना था ये। उसमें से बहुत एक चीज है, उसमें डायोड हैं, आपके गेट हैं, जो आपने बहुत सुना हुआ, गेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो बहुत आ जाते हैं। लेकिन ये आया तो तलवार है। अच्छा सरल है कि कठिन है? ये अभी सरल है, आप इसको भूलते जाते हैं चीजों को, इसलिए लगातार टेस्ट देना है और लगातार रिवीजन करते रहना। बाकी सर तो हैं सभी ने चित्र की जगह छोड़ दी। माना एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट, एक नहीं ए, अनुप्रस्थ काट किसे बोलो क्या बोलते हैं? ए अनुप्रस्थ काट वाले किसी अर्धचालक, ध्यान देना चालक नहीं, किसी अर्धचालक के सिरों पर V विभवांतर लगाया गया है, जिससे अर्धचालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर एक समान विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो गया है। पैराग्राफ चेंज। अर्धचालकों में होल व इलेक्ट्रॉन दोनों होल व इलेक्ट्रॉन दोनों आवेशवाहक या धारावाहक होते हैं। अगर आप इनमें से एक भी लिख लोगे तो आप अगला वाला अपने आप लिख लोगे। सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? पहला पॉइंट माना, पहला पॉइंट, 2 पॉइंट लिखना है, एक होल के लिए लिखना है और एक इलेक्ट्रॉन के लिए, दोनों को जोड़ देना है। अपने दिमाग में स्टडी चलती रहनी चाहिए कि अपन करना कैसे है, बाकी टेस्ट देंगे, टेस्ट देने आएंगे तो फायदा आपका है। ठीक है, लिखें माना प्रति एकांक आयतन में, सॉरी अर्धचालक के, सॉरी माना अर्धचालक के प्रति एकांक आयतन में होलों की संख्या NH है एवं इनकी गतिशीलता μH है। गतिशीलता क्या है? होलों के कारण प्रवाहित धारा। अगर बेटा आपको ये डायरेक्ट ही याद हो जाए तो ठीक है, वरना आप दोनों लिख लो, कुछ नहीं चलता। याद नेविया याद रहता है ना, पर अब डी है नहीं वहां पे, निव्या, होलों के कारण प्रवाहित धारा। थोड़ा जल्दी लिख लीजिए बेटा। IH नाम रखेंगे, क्या नाम रखेंगे? IH। N और H क्लियर बनना चाहिए, गंदा नहीं बनना चाहिए। IH दोनों लिख रहे हो कि एक अकेला लिख रहे हो? मतलब V का मान रख देते, अपन क्या रख देते? V का मान म्यू इंटू E। H बाद में लगाया करो, पता है जब घर पे रिवीजन करोगे इसका तो पहले नेविडा लिख लिया, फिर बाद में H लगाओ। समझ? हमने देखो बाद में लगाए थे, ये बस लिखना है बेटा, 2 लाइन है। H हमारा खुद H जैसा नहीं लग रहा है ये वाला। चलो क्लियर है? अब सेकंड पॉइंट हम पे बनेगा नहीं, आप लोग बोल दीजिए। और माना अर्धचालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या N
ई है एवं म्यू ई है। माना अर्धचालक के प्रति एकांक आयतन में, माना अर्धचालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n e है एवं ये इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की इलेक्ट्रॉन संख्या Ne है एवं इनकी गतिशीलता म्यू ई है। बस विद्युत क्षेत्र रहने दो, म्यू ई है। ठीक है, अब बस क्या लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित धारा, ये रहा, ये है इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित धारा। लिख लिया। आखिरी लाइन, अर्धचालक प्रवाहित कुल, अर्धचालक में प्रवाहित कुल धारा, ये लिखा हो जी। भी नहीं माने, ये टिका करी थी हमने, कहा कॉमन आ जाना, तुम्हारे भी बना लो, तुम्हारे पगला हूं तुम्हारे। अर्धचालक में प्रवाहित कुल धारा और ये डेरिवेशन खत्म। ये आएगा तो ये इतना ही करना है। ठीक है, चलिए नमस्कार।